अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जाहिद बाशमी और ये है होंडा सिविक रिबर्थ 2013 मॉडल। ये होंडा सिविक की 9th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2012-13 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2015 तक आई है। 15 के एंड में सिविक एक्स आ गई थी और ये गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी गई थी, लेकिन यह गाड़ी इंटीरियर के लिहाज से मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बेस्ट सिविक है। ऐसा इंटीरियर किसी कार में नहीं आया, लेकिन एक्सटीरियर के लिहाज से हर किसी की अपनी ओपिनियन है। कुछ लोगों को ये कार बहुत ज़बरदस्त लगती है और कुछ को बड़ी नॉर्मल सी लगती है। मेरे ख्याल से ये कार बड़ी मैच्योर है एक्सटीरियर के लिहाज से और इंटीरियर में इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी गई। और ये स्पेसिफिक कार है भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। और सिविक में टोटल 4 वेरिएंट्स आते हैं, 1.8 मैनुअल, 1.8 ओरियल मैनुअल जिसमें सनरूफ आती है लेकिन वो गाड़ी मैनुअल होती है, फिर 1.8 ओरियल प्रोस्मेटिक यानी कि फुल टॉप ऑफ द लाइन कार यूजी जो कि ये कार है, ये ऑटोमेटिक भी है, इसमें सनरूफ भी है और इसकी डिमांड 45 लाख रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेटमैन की ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटरस्पोर्ट सिर्फ गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग ही नहीं बल्कि गाड़ियों में काम भी किए जाते हैं जैसे कि टिंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। इसके अलावा यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और यहाँ पर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों में बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक DH2 के गेटमैन के ऑपोजिट जो कि ये ब्रांच है और फिर एक और ब्रांच मरी रोड पे है। So गाड़ियों में किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स is the place. Overall, it's a great Civic and today I'm going to review it. Let's talk about the exterior of this car. Looks के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी मैच्योर सी लगती है। इसमें हेडलाइट और बोनट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर लाइंस दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं है। सिविक एक्स में हेडलाइट्स, बम्पर, ग्रिल, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा कर्व थे, वो बहुत फ्लैशी थी और रिबॉन भी इसी तरह काफ़ी सोबर सी थी। बट स्टिल ये गाड़ी सिविक में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सोबर सी कार है। इसका बोनट काफ़ी छोटा सा है सिविक रिबॉन की तरह और उसकी वजह ये है कि इसका इंजन काफ़ी हद तक डैशबोर्ड के अंदर भी कंटिन्यू करता है। इवन जो इसके वाइपर हैं, इसका इंजन वाइपर्स के नीचे है। ये इस गाड़ी के बारे में एक मज़ेदार फैक्ट है। यूजुअली गाड़ियों का इंजन काफ़ी आगे होता है, रिबॉन में और रिबर्थ में इसका इंजन काफ़ी पीछे दिया गया है जिसकी वजह से इसका नोज काफ़ी छोटा है। सिविक एक्स में और फिर 11th जनरेशन में बोनट काफ़ी बड़े कर दिए गए और उसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि यूजी है तो इसके फ्रंट पे ये फ्रंट कैमरा भी आता है। अगर बात कीजिए इस गाड़ी की हेडलाइट्स की तो सिविक की 9th जनरेशन में हेडलाइट्स से प्रोजेक्शन लैंप तो आ गया था, लेकिन प्रोजेक्शन लैंप बेसिक था, इसमें हेलोजन लैंप आता है और इसमें फिर बीम अलग से दी गई है। और बाय द वे होंडा हेडलाइट्स में बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग करता है। इवन 2023 में जो सिविक का स्टैंडर्ड और ओरियल वेरिएंट आता है 11th जनरेशन में भी उनके अंदर भी हेडलाइट के अंदर हेलोजन लैंप आता है जो कि मेरे ख्याल से बड़ी वियर्ड चीज़ है। इवन अब 660 सीसी गाड़ियाँ भी जापानी जो होती हैं वो LED हेडलाइट ऑफर कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान में अभी तक 22 जनवरी पर भी स्विच नहीं किया गया। खैर इसके अलावा इंडिकेटर वगैरह इसके हेडलाइट के अंदर है, ग्रिल इसकी नॉर्मल सी है और इस गाड़ी के बारे में एक और मजेदार फैक्ट ये है कि इसको कभी फेसलिफ्ट नहीं किया गया। रिबॉन और रिबर्थ एक ही शेप में आई हैं थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, इनमें कोई फेसलिफ्ट नहीं आए। लेकिन इस जनरेशन में एक थोड़ा सा डिफरेंस आया था और वो ये है कि इसमें जो बिल्कुल आखिरी मॉडल थे उनकी ग्रिल डिफरेंट थी, उनमें स्क्रीन के आसपास एक नियॉन कंटिन्यू करती थी और बाकी यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं है। इसके अलावा ये गाड़ी फॉग लैंप भी ऑफर करती है क्योंकि ये गाड़ी ओरियल है, सिंपल वाली कार के अंदर फॉग लैंप्स नहीं आते और बाकी यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल सा है। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे नॉर्मल नहीं है और वो है इसके वाइपर्स। इसके वाइपर्स भी रिबॉन की तरह ऑपोजिट जाते हैं लाइक दिस, जो कि मैं अभी आके दिखाऊंगा आपको। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये गाड़ी साइड के लिहाज से बड़ी डिसेंट सी है। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए होंडा ने, सब कुछ यहाँ बड़ा फ्लोई सा है। बेचो करेक्टर लाइन्स हो, रूफ हो, साइड मिरर हो, रिम्स हो, सब कुछ बड़ा मैच्योर सा दिया गया है। अगर बात कीजिए फ्रंट डोर की तो ये काफ़ी मैसिव है, हम देख सकते हैं। और इसके अलावा इसमें जो साइड मिरर हैं डोर के अंदर ही माउंटेड आते हैं रिबॉन की तरह। SC300 में भी अब ऐसे ही आते हैं और ये उस एरा में ऐसे साइड मिरर ऑफर करती थी। खैर इसके अलावा अगर बात की जाए फीचर्स की तो इसमें जो साइड मिरर हैं ये रिट्रैक्टेबल भी हैं, एडजस्टेबल भी हैं, लेकिन ऑटो का फीचर नहीं आता, उस एरा में कोई भी कार ऑफर नहीं करती थी। फिर इसमें इंडिकेटर दिए गए हैं LED में और इसके अलावा इसमें फ्रंट पे भी क्वार्टर ग्लास आता है रिबॉन की तरह। रिबॉन में ये प्रॉपर बॉडी के अंदर माउंटेड था, इसमें डोर के अंदर ही माउंटेड है। फिर इसके अलावा रूफ भी इसकी फ्लोई सी ही है और ये प्रॉपर सेडान है। सिविक सनरूफ भी ऑफर करती है ओरियल वेरिएंट में, इसमें सनरूफ है। और इसके अलावा फिर इसमें एक फिजिकल की होल दिया गया है जहाँ से आप इस गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं। इसमें कोई साइड कट्स वगैरह नहीं है किसी भी शेप में और इसके रिम भी बड़े नॉर्मल से हैं लुक्स के लिहाज से। मेरे ख्याल से इससे बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते थे, लेकिन यह किसी की अपनी ओपिनियन है। लेकिन इस गाड़ी का क्योंकि इंटीरियर इतना ज़बरदस्त है तो लोगों को भी खास फर्क नहीं पड़ा इस तरह की चीज़ों से। और इस गाड़ी में फ्यूल टैंक भी 47 लीटर्स का आता है जो कि आपको एक फुल टैंक में तकरीबन 600 किलोमीटर तक की रेंज प्रोवाइड कर सकता है। फिर इसके अलावा बैक पे कट लाइन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और ये टेल लाइट के अंदर तक कंटिन्यू करती हैं। इसके बम्पर में कुछ अनयूजुअल कट्स दिए हुए हैं, ऐसे कट्स आपको किसी और कार में देखने को नहीं मिलेंगे। ये इस गाड़ी में एक यूनिक चीज़ ही दी गई थी।
बाकी स्पेसिफिक कार में टायर ब्रिजस्टोन के लगे हुए हैं, जिनके बारे में आगे बात करूंगा अभी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के रियर लुक की, तो बैक पे भी अगेन पूरी कार की तरह सब कुछ बड़ा नॉर्मल सा है। इसकी टेल लाइट्स काफ़ी अनयूजुअल हैं, इस तरह से कि इसमें ये सिल्वर वाला पोर्शन ट्रंक के अंदर भी कंटिन्यू करता है, लेकिन ये वाला पोर्शन ग्लो नहीं करता। इसमें कोई बल्ब नहीं दिया गया। कुछ लोगों ने यहाँ पे बल्ब लगवाए हुए होते हैं और उनका ये पोर्शन ऑन होता है, तो वो बड़ी अनयूजुअल सी लुक देता है। खैर, ये इसका फेक एरिया है। टेल लाइट इसकी प्रॉपर ये वाली है। नीचे रनिंग लैंप दिया गया है ब्रेक के लिए, और इसमें इंडिकेटर और रिवर्स भी हेलोजन वाले आते हैं। बाकी बैक पे ब्रेक लैंप दिया गया है, और इसके अलावा इसके बैक पे काफ़ी सारी बैजिंग दी गई है। होंडा, सिविक, प्लॉस्मेटिक, VTI, ओरियल 1.8, IVTEC, और इसके अलावा फिर बैक पे कोई खास पार्किंग सेंसर वगैरह नहीं आते, जो कि अभी तक नहीं आ रहे। सिविक RS भी 1 करोड़ प्लस की होते हुए पार्किंग सेंसर ऑफर नहीं कर रही। इसके अलावा अगर बात की जाए गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी की, तो ट्रंक कैपेसिटी इसमें काफ़ी स्पेशियस है। यहाँ पे आप 4 से 5 लोगों का सामान काफ़ी आसानी से रख सकते हैं। और इस ट्रंक को लॉक करने के लिए एक E4 पर रिलीज किया गया है और एक केबिन के अंदर रिलीज किया गया है। बैक पे इसका कोई रिलीज नहीं आता, ना ट्रंक के अंदर, ना यहाँ पे सॉफ्ट बटन आता है। तो यही 2 तरीके हैं जिससे आप इसको ओपन कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें नीचे एक प्रॉपर स्पेयर टायर भी आता है, जो कि फुल साइज का है। स्पेयर टायर इस गाड़ी में यूरोस्टार का आता है, और इसके अलावा फिर इसमें रेयर बेंचेस वगैरह फोल्डेबल नहीं आते। ट्रंक के अंदर इसकी खास इंसुलेशन नहीं दी गई। ये सिविक एक्स में प्री फेसलिफ्ट कार तक नहीं आई थी। जब उस गाड़ी को फेसलिफ्ट कर दिया गया, तब उसमें बैक पे इंसुलेशन आना शुरू हुई थी। बाकी इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल सही है। इसमें रेयर कैमरा भी आता है डेफिनेटली, क्योंकि इसमें स्क्रीन भी आती है। फिर बाकी इस पर ABS की बैजिंग दी गई है। उस एरा में ABS भी एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी, तो हर गाड़ी इसको शोकेस करती थी। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो रिबर्थ ने सिविक में सबसे बेस्ट इंटीरियर ऑफर किया है। ये इंटीरियर बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी है। इसमें हर चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया है, और ये गाड़ी क्योंकि बेज इंटीरियर के साथ है, तो इसकी लुक भी काफ़ी ब्राइट आती है। अब सिविक RS के अंदर इंटीरियर ब्लैक में आता है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी सफोकेटिंग सा होता है। ये लुक बहुत बेहतर है। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का लेदर की फिनिश में आता है। इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक में डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक में जो कंट्रोल्स हैं ये मल्टीमीडिया सिस्टम के हैं, और यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये क्रूज के हैं। इसमें क्रूज भी आता है, और ये पहले सिविक थी जहाँ से क्रूज आना शुरू हुआ था। रिबॉन के इंटरनेशनल वेरिएंट्स में क्रूज आता था, लेकिन पाकिस्तान में सिविक ने ऑफर नहीं किया। रिबर्थ से ऑनवर्ड्स ऑफर करना शुरू कर दिया था। फिर इसके अलावा इसमें एयरबैग्स भी टोटल 2 आते हैं, एक स्टीयरिंग व्हील में और एक डैशबोर्ड में। और इसके अलावा फिर इसमें हेडलाइट के कंट्रोल भी नॉर्मल से ही हैं, लेकिन इनमें एक फॉग वाला फीचर दिया गया है। फॉग इस गाड़ी में स्टैंडर्ड आती है। वाइपर इसके नॉर्मल से हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, जो कि इस गाड़ी का सबसे बेस्ट पॉइंट है, तो ये बड़ा मज़ेदार है देखने में। ये डुअल डैश है। डुअल डैश का मतलब ये है कि RPM एक अलग लेवल पे है, और इसका स्पीडोमीटर एक अलग लेवल पे है। ये चीज़ रिबॉन में भी फॉलो की गई थी और रिबर्थ में भी दी गई है। RPM भी इसका काफ़ी इंटरेक्टिव सा है, और इसके अलावा जो इसका स्पीडोमीटर है ये डिजिटल फॉर्मेट में आपको स्पीड शो करवाता है इन km/h। इसके अलावा साइड पे 2 लाइट्स दी गई हैं, ये ब्लू और ग्रीन के बीच में स्विच करती हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सेलरेटर। अगर आप ज़्यादा पुश करेंगे इसको, तो ये लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी, छोड़ेंगे तो ब्लू हो जाएंगी। इसके अलावा इसके साथ फ्यूल गेज और वेरिएबल एवरेज दी गई है, और इसका फिर MID डिस्प्ले दिया गया है। MID डिस्प्ले प्रॉपर एक अलग से स्क्रीन दी हुई है, जिसको आप यहाँ पे दिए गए कंट्रोल से एडजस्ट कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से बड़ी मजे की चीज़ है। आजकल नई कार्स के अंदर ये मीटर के दरमियान में आती है, लेकिन इस एरा में ये अलग से दी गई थी, तो मेरे ख्याल से ये लुक भी काफ़ी अच्छा है। इसकी लुक काफ़ी वाइड आ रही है। ये स्क्रीन आपको इसकी क्लॉक, गाड़ी की स्टैट्स, एवरेज किलोमीटर/लीटर, ट्रिप्स, ऑडियो, ये सारी चीज़ें शो करवाती है, जैसा कि अब यूजुअली नई कार्स में आते हैं, लेकिन उस टाइम के लिहाज से ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। फिर इसके अलावा डैशबोर्ड इस गाड़ी का मोस्टली हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है। ये आपको किसी भी कार से बहुत ज़्यादा बड़ा लगेगा। यूजुअली कार्स में डैशबोर्ड इससे आधे आते हैं साइज़ में, और इस वजह से इसका इंजन काफ़ी हद तक डैशबोर्ड के नीचे तक कंटिन्यू कर रहा है। इसके सेंटर में फिर एक स्क्रीन दी गई है, जो कि ओरियल वाली कार्स में आती है। ये इवन VTI प्लॉस्मेटिक में भी नहीं आती, और ये स्क्रीन काफ़ी इंटरेक्टिव है। इसमें USB और ब्लूटूथ इस तरह की सारी चीज़ें आती हैं, प्लस ये आपको नेविगेशन भी शो करवाती है इस गाड़ी का। फिर स्क्रीन के आसपास ये लाइट कंटिन्यू करती है, और ये गाड़ी 3 कैमरास ऑफर करती है, एक फ्रंट पे, एक बैक पे और एक सेंटर में। इसके अलावा नीचे क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी का सिंगल जोन ही है, लेकिन ये ऑटोमेटिक है। आप जो टेम्परेचर सेट कर देंगे उसके लिहाज से गाड़ी केबिन का टेम्परेचर एडजस्ट करेगी। ये पहली सिविक थी जिसमें ये ऑटोमेटिक आना शुरू हुआ था। अगेन इसके सिंपल प्लॉस्मेटिक वेरिएंट्स के अंदर ये मैनुअल आता है। फिर साथ यहाँ पे हेडलाइट का बटन दिया गया है, नीचे ऑक्स इनपुट दिया गया है, चार्जिंग आउटलेट दिया गया है, ड्रॉर दी गई है, और इसका गेयर सिलेक्टर दिया गया है। गेयर सिलेक्टर इस गाड़ी में ऑटोमेटिक है, और इसकी जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND D3 2 और 1। 3 2 1 बेसिकली फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर है, और D में फिर गाड़ी बाकी गियर्स में जाएगी। और इसके अलावा फिर ये इसकी हैंड ब्रेक दी गई है, जो कि ट्रेडिशनल है। इसकी फील भी अगेन ग्रैंडी की हैंड ब्रेक से बहुत बेहतर है। उसके साथ फिर एक ये ड्रॉर दी गई है, जिसको ओपन करके आप एज अ कंसोल यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसके पीछे 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। उससे पीछे फिर इसका ये सेंटर कंसोल दिया गया है। इसकी कैपेसिटी अच्छी खासी स्पेशियस है, और इसका जो हुड है उसको भी आप स्लाइड कर सकते हैं।
लाइक दिस। आगे करके आप इसको आर्मरेस्ट बना सकते हैं, पीछे करके इसका होड ओपन कर सकते हैं। सीट्स इस गाड़ी में फैब्रिक की फिनिश में आती हैं। इसका जो यूजी वेरिएंट था 2014 के एंड वाला, उसमें लेदर में आ गई थी, लेकिन इससे पहले बेशक टॉप ऑफ लाइन कार हो, सीट फैब्रिक की ही आती थी और यही सेम फैब्रिक इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। इस पर एक टेक्सचर दिया गया है जो कि इसकी लुक को अच्छा बना रहा है और डोर पैनल्स के काफ़ी मैसिव हैं। फिर इसके अलावा स्पीकर की गाड़ी टोटल 6 ऑफर करती है। 2 स्पीकर डोर्स में हैं, 2 ट्वीटर्स हैं और फिर 2 बैक पे आते हैं। इसके अलावा इसकी सिर्फ ड्राइवर की विंडो सिंगल टैप वाली है। आप इसको लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली और इसमें साइड मिरर भी रिट्रैक्टेबल आते हैं, यानी कि आप इनको गाड़ी के अंदर से ही फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हैं लाइक दिस। फिर इसके अलावा यहाँ पे इसका इकॉन दिया गया है, 3 ब्लैंक स्विचेस दिए गए हैं और इसका की होल दिया गया है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए वैनिटी मिरर की, तो इसमें ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं और इसमें सनरूफ भी आती है। ये बेसिकली सिविक का एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है। सिविक बिकती ही सनरूफ के पीछे है। आपको बहुत कम कार्स नजर आएंगी जिनमें सनरूफ नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर की सीटिंग कैपेसिटी की, तो मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है और हेड रूम का भी, और यहाँ पे 3 लोग बहुत आसानी से बैठ सकते हैं। ये गाड़ी बैक पे सिविक एक्स 11 जनरेशन से ज़्यादा खुली है, इस तरह से कि इसमें सेंटर में कोई हम्प नहीं आता। इसका फ्लोर बेड बिल्कुल फ्लैट है। 9th और 8th जनरेशन में ये फ्लैट था, सिविक के 10th जनरेशन और 11th जनरेशन में यहाँ पे काफ़ी बड़ा हम्प आ गया है। तो मेरे ख्याल से वो एक वियर्ड चीज़ है और थर्ड पर्सन को बैठने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी उस गाड़ी में। लेकिन बैक पे यहाँ पे फीचर्स कंपैरेटिवली उन गाड़ियों से कम दिए गए हैं। इसमें एवेंट्स नहीं आते, लेकिन इसके अलावा सारी चीज़ें सेम हैं। सेंटर में एक सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के आप इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकते हैं और इसके अलावा इसमें बैक पे 2 हेडरेस्ट आते हैं, सीट बेल्ट आती हैं, 4 सीट एंकर्स आते हैं और इसके अलावा यहाँ पे केबिन लाइट दी गई है जो कि अगेन ओरियल में आती है। इसके छत का सेंटर वाला एरिया थोड़ा सा नीचे है और इसकी वजह यह है कि इसकी सनरूफ इसकी छत के अंदर ही फोल्ड होती है। जो गाड़ी ओरियल नहीं होती उसमें ये वाला पोर्शन थोड़ा ऊपर होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन रिबॉर्न और रिबर्थ में सेम ही आया था और यही इंजन बाय द वे सिविक एक्स में भी आया है। ये R18 इंजन है जो कि 1800 सीसी होता है और ये गाड़ी 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। इस गाड़ी के बारे में एक ड्रॉबैक ये था कि इसमें ट्रांसमिशन CVT नहीं दी गई थी। इसके साथ ग्रैंडी आती थी कोरोला की और उसमें ट्रांसमिशन CVT थी। सिविक एक्स में जाके इसको CVT कर दिया गया। स्पेसिफिक कार में ट्रांसमिशन नॉर्मल प्रोस्मैटिक थी। खैर अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो इस गाड़ी की ठीक थी। इस एडा की जो ऑल्टिस 1.8 थी उसके साथ ये गाड़ी कम्पीट कर सकती है, लेकिन ग्रैंडी से काफ़ी तेज़ थी और ये गाड़ी कंपैरेटिवली रिबॉर्न से थोड़ी सी स्लो थी। लेकिन इस गाड़ी की एवरेज रिबॉर्न से बहुत बेहतर हो गई थी। रिबॉर्न में कोई इको मोड नहीं आता था, इसमें इको दे दिया गया और ये गाड़ी आपको तकरीबन 1-2 किलोमीटर रिबॉर्न से ज़्यादा देती है। बाकी इसके अलावा इस गाड़ी में ABS भी आता है और EPS भी आता है। EPS मीन इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग। फिर ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 12-13 तक की दे सकती है डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी एवरेज है 1800 सीसी इंजन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए टायर साइज की, तो टायर साइज जो आता है सिविक रिबर्थ में यह है 195, 65 और 15। इस एरा में मोस्टली 15 इंचेस के रिम आते थे और टायर यूरो स्टार्ट का आता था जो कि बड़ा बेसिक से टायर है। स्पेसिफिक कार में ये चेंज करके ब्रिजस्टोन का लगाया हुआ है जो कि बेहतर है, लेकिन इसके रिम की लुक बहुत ज़्यादा बेसिक सी है। अगर थोड़ा सा अग्रेसिव होता तो मेरे ख्याल से अच्छी बात थी, बट गाड़ी के बाकी कैरेक्टर को मैच करने के लिए इसको भी सिंपल सा रखा गया है। इसके अलावा ये कार ऑबिल डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, यानी कि 4 टायरों में डिस्क आती है और इसमें फिर ABS भी आता है जो कि इसकी राइड को और अच्छा बनाता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।